जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें चोल प्रशासन को देखें। कल की कक्षा में आपने विभिन्न चोल राजाओं से परिचय प्राप्त किया था, जिसमें आपने विजयालय को देखा, आदित्य प्रथम को देखा, परांतक को देखा, राजराज प्रथम को देखा और राजेंद्र प्रथम को भी देखा, जिसमें राजेंद्र प्रथम और राजराज एक प्रमुख शासक हुए। राजराज के पुत्र राजेंद्र ने श्रीलंका पूर्णतः विजित कर लिया और श्रीलंका दक्षिण भारत का विस्तार श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो देखा जा सकता है कि चोलों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम की। आइए चोल प्रशासन को देखा जाए, जिसमें राष्ट्र का अर्थ होता है संपूर्ण साम्राज्य और राष्ट्र विभिन्न प्रांतों यानी मंडलम में बटा हुआ है और संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 मंडलों में बटा हुआ था। ये ध्यान रखना है, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडल में बटा हुआ था, मतलब 6 प्रांत में बटा हुआ था। और मंडलम जो है वलनाडु में बटी हुई थी। वलनाडु मतलब हो गया कमिश्नरी क्षेत्र, प्रांत और जिला के बीच की इकाई, मतलब मंडलम और नाडु के बीच की इकाई वलनाडु हो गई। तो वलनाडु मतलब कमिश्नरी क्षेत्र और बहुत से जो है जिले इसके अंतर्गत आते थे, वलनाडु के अंतर्गत। तो ये नाडु है, नाडु का जिला हो गया। और कोट्टम हो गया ग्राम समूह, खंड या आज के जमाने में ब्लॉक भी कहा जा सकता है इसको। और कोट्टम जो है बहुत से उर में बटा हुआ था, यानी गांव में बटा हुआ था। तो गांव में या ग्राम इसको बोलते हैं, या उर को सभा स्थल भी यानी ग्राम स्थल भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए एक इकाई है कुर्रम, जिला एवं ब्लॉक के बीच की इकाई है। तो जिला आपने जैसे नाडु को देखा और ब्लॉक कोट्टम को देखा, उसके बीच की इकाई यहाँ पे एक कुर्रम देख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो स्थानीय सभा होती थी, तो नाडु की स्थानीय सभा की जाती थी, उसको नाटुर कहा जाता था स्थानीय सभा को। और नगर की जो स्थानीय सभा होती थी उसको हमें नगर तर कहा जाता है, नगर तार कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन में उन्होंने एक स्वायत्ता प्रदान की थी। यदि आप राष्ट्र और मंडल और वलनाडु को देखिएगा तो इसके नीचे की वलनाडु के नीचे की जितनी भी इकाई है ये स्थानीय प्रशासन के ही भाग आते हैं। और उत्तर मेरु अभिलेखे जो है स्थानीय प्रशासन से ही संबंधित है। चोलों ने सामंतशाही व्यवस्था होते हुए भी उस मध्यकाल में अगर केंद्रीकृत प्रशासन उनका था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो ये ध्यान रखना है। तो स्थानीय प्रशासन चोलों की अपनी एक विशेषता है जिसके कारण उनको जाना जाता है। अब उर के विषय में यदि आप देखते हैं तो उर सब साधारण लोगों की एक समिति थी और इसका कार्य होता था सार्वजनिक हित के लिए तालाब एवं बागीचों का निर्माण करना और गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ये होते थे उर के कार्य। तो उर के सदस्य होने के लिए भी कुछ इसमें नियम थे कि हर एक व्यक्ति उर का सदस्य नहीं हो सकता था, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आप देखिए नाडु के अंतर्गत वेल्लाल आते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसान जो थे उसके नियंत्रण में नाडु यानी जिला होता था। और इसके जो है प्रधान जो है अड़ैयार कहलाते थे। याद रखिएगा ये प्रधान का पद है। और एक उपाधि है मुवेद वेलन। मुवेद वेलन किसान को कहा जाता है और यह उपाधि वेल्लाल जाति के ये धनी किसान अपने पास रखते थे। राजा इनको उपाधि देते थे इसके बदले और स्थानीय करों की वसूली करके अपने भाग को रखकर वो केंद्रीय प्रशासन को कर भेज दिया करते थे, या फिर प्रांतीय से जैसा उनका कोऑर्डिनेशन था उसके अंतर्गत कर की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आप प्रशासन के एक ढांचे को आप देखिए उच्च अधिकारी पेरुंद्रम कहलाते थे, जबकि कनीय अधिकारी या निम्न अधिकारी सेरुंद्रम या तिरुंद्रम कहा जाता था। ये ध्यान में रखिएगा। देखिएगा चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी पेरुंद्रम एवं कनीय या निम्न अधिकारी जो है सेरुंद्रम या तिरुंद्रम कहा जाता था। और लेखों में जैसे उत्तर मेरु अभिलेख जो प्रमुख रूप से मिला है वहां, तो लेखों में उच्च अधिकारी उड़न पुट्टन कहलाते थे और यह राजा के समीप होता था, यानी राजा को यह तमाम बातों की खबर दिया करता था यह अधिकारी। अब देखिए सभा या महासभा, अग्रहार या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी और इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। ध्यान रखिएगा पेरुमक्कल जो है अग्रहार या ब्राह्मण बस्तियों की होती थी और यहाँ कर की रकम या तो बहुत न्यून होती थी यानी 1/20 भाग, या उसे कर मुक्त ही रखा जाता था।
तो देखिए कार्य संचालन समिति जो अग्रहार्य बस्तियों की जो सभा थी उसकी कार्य संचालन समिति को वड़ियम कहा जाता था, ये ध्यान रखना है आपको। और व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। इससे पहले भी आप देखें गांव की कार्य समितियों के संचालन के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जिन्हें मध्यस्थम कहा जाता था या मध्यस्थ कहा जाता था। काल में उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था और चोल काल में यदि देखा जाए तो अनाज से जो उत्पादन होते थे वही कर का मुख्य स्रोत था, ये ध्यान रखना है आपको। और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था एवं दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि देखा जाए तो उसकी संगठित सेना जो थी मतलब पदाती सेना यानी इन्फेंट्री, वो काफी डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड थी, ये ध्यान रखना है आपको। यद्यपि यह नेवल बेस भी चोलों ने काफी बड़ा बनाया था, बंगाल की खाड़ी में देखे थे आपने। और कंजलू जो है सोने के सिक्के को कहा जाता है और तनियर जो है बड़े ग्राम को कहा जाता है, यानी बहुत से ग्राम जो मिलके तनियर का निर्माण करते थे और यह इकाई के रूप में प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार आप चोलों के प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी एवं में उससे संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को जाने। अब चोलों के साहित्य को देखा जाए या साहित्य में से संबंधित जो विभिन्न विद्वान थे चोल दरबार में उनको आप देखिए, उसका परिचय प्राप्त कीजिए, इससे भी प्रश्न आते हैं। देखिए जैन गोंदर जो थे तमिल कवि थे और कुलोत्तुंग प्रथम के ये राजकवि थे, जैन गोंदर, याद रखिएगा नाम। और इनकी रचना थी कलिंग तुपर्णिम नाम था इनकी रचना का और जय गोंदर के द्वारा ये लिखी गई। तमिल साहित्य के त्रिरत्न यदि देखा जाए तो कंबन, औटकुट्टन और पुगलैंदी थे। क्या नाम है? कंबन, औटकुट्टन और पुगलैंदी जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो एक तमिलनाडु प्रदेश में तमिल बोली जाती थी और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कन्नड़ बोला जाता था। तो यहां पर देखिए कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो है पंप, पोन्न और दंड थे और तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे कंबन, औटकुट्टन और पुगलैंदी। शैव संत ईशान शिव पंडित चोल राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। क्या नाम आया है? ईशान शिव, ये राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और उत्तर मेरुर अभिलेख जिसमें स्थानीय प्रशासन का उल्लेख है, स्थानीय सभा का उल्लेख है, वह कहा जाता है कि परांतक प्रथम के काल को बताता है। मतलब परांतक प्रथम के काल का ही उत्तर मेरुर अभिलेख है जिसमें स्थानीय प्रशासन या स्वायत्तता की बात कही गई। की राजधानी का यदि क्रम देखा जाए तो उड़ैयूर है, तंजौर है, गंगईकोंड चोलपुरम है और कांची है उसके बाद। तो याद रखिए सबसे पहली राजधानी अगर देखा जाए तो उड़ैयूर, ये शाही चोल के काल में भी उड़ैयूर थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो तंजौर है, उसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम है और उसके बाद कांची आप देख सकते हैं। और ये सब कांची के ही इर्द गिर्द है। और चोलों के व्यापारिक समूह वलंजियार, नाना देशी एवं मणिग्रामम कहलाते थे और नाना देशी यानी दूर दूर देश तक ये व्यापार के लिए यात्रा करते थे। अब देखिए पर्सी ब्राउन जो है वो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो कल आपने पढ़ा था कि विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है। ये पर्सी ब्राउन का कथन है, ध्यान रखिएगा। देखिए चोल कालीन नटराज प्रतिमा चोल कला संस्कृति की सार है, मतलब नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो विश्व प्रसिद्ध है और चोल कालीन स्थापत्य का वो एक प्रकार से सार है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए कावेरीपट्टनम जो है 10वीं सदी का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। कावेरीपट्टनम की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं दक्षिण भारत के मैप पर। और अलवार जो है वो वैष्णव संत कहलाते थे और नैनार शैव संत को नैनार कहा जाता था। और कुछ तथ्य को यदि देखा जाए तो चोल काल में अगर सड़क के मरम्मत का काम में या सड़क का प्रबंधन का काम बागान समिति करती थी, तो एक तथ्य ये ध्यान में रखिए। दूसरा तथ्य है चोल काल में वस्तुओं के आदान प्रदान का मुख्य आधार धान था, यानी पैडी जो होता था वो था उसका मुख्य आधार। ये तथ्य याद रखिए चोल काल में जो जितनी भी कांस्य प्रतिमा थी विश्व की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में वो आती थी। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने चोल कालीन प्रशासन, साहित्य,
एवं में उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों का अध्ययन किया। कल की कक्षा में हम चालुक्य वंश को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।